बीएड फर्स्ट ईयर पेपर लर्निंग एंड टीचिंग के अंदर एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सहकारी अधिगम क्या है? विशेषताएं, सिद्धांत, लाभ, परिसीमाएं, प्रतिरोध तथा सहकारी अधिगम के जो आवश्यक तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। आज इस वीडियो के अंदर ये सब हम करने वाले हैं। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए कह रहा हूँ कि ये बार बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की इसकी संभावना है। व्हाट इज कोऑपरेटिव लर्निंग? कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रिंसिपल्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, रेजिस्टेंस एंड इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स। तो आज हम इस क्वेश्चन के अंदर ये सब डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप 16 मार्क की अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो के साथ बने रहिए। सहकारी अधिगम का अर्थ है विद्यार्थियों का एक दूसरे से समूह में सीखना, यानी एक समूह बना दिया जाता है और विद्यार्थी आपस में एक दूसरे से सीखते हैं। इस प्रकार का अधिगम बहुत जरूरी है। यहाँ विद्यार्थी एक दूसरे के सहयोग से सीखते हैं, इसीलिए इसे सहकारी अधिगम कहते हैं। यहाँ शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर कार्य करते हैं। शिक्षक विद्यार्थी की अधिगम में सहायता करते हैं। इस तरह का अधिगम विद्यार्थी में सामाजिक कौशल भी विकसित करता है, जिससे वह मिलकर कार्य कर सके। जॉनसन और स्मिथ ने सन 1991 में सहकारी अधिगम की संकल्पना का परिचय किया। इस सहकारी अधिगम में कक्षा शिक्षण का कार्य छोटे समूह की कार्य विधि द्वारा किया जाता है। वास्तव में यह समूह के साथ सीखने की कार्यविधि है। इसमें छात्रों के कई समूह बनते हैं, जिनमें प्रत्येक में एक विषय पर उनकी समझ के लिए अलग अलग योग्यता स्तर के बहुत कम छात्र होते हैं। तब वह मिलजुल कर सहयोग पूर्ण और बिना किसी भेदभाव के क्रियाओं को पूरा करते हैं। साथ ही वे आपस में अपनी अपनी जानकारी समझ को बांटकर पाठ्यक्रम के विषय का हल करते हैं। यानी अगर उनको कोई समस्या आ भी जाती है तो वो एक दूसरे की हेल्प करके उस समस्या का निपटारा कर देते हैं। आइए देख लेते हैं सहकारी अधिगम की जो विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कौन कौन सी हैं। सहकारी अधिगम में एक समूह में अधिगम अर्जित किया जाता है, यानी जो सहकारी अधिगम होता है उसका एक समूह बनाया जाता है। छोटे छोटे बच्चों के, जैसे मान लो एक क्लास के अंदर, एक कक्षा के अंदर अगर 50 बच्चे हैं तो 4 मान लो समूह बना दिए जाते हैं, 5 बना दिए जाते हैं। तो वो जो कार्य होता है वो अधिगम का कार्य, सीखने का कार्य वो समूह में किया जाता है। अधिगम सहयोग की भावना और बिना किसी प्रतिस्पर्धा द्वारा किया जाता है। मतलब यहाँ पर आपसी सहयोग होता है, उसकी भावना होती है और बिना किसी प्रतिस्पर्धा के सब मिलजुल कर कार्य करते हैं। इस अधिगम प्रणाली में कक्षा शिक्षण को छोटे समूह के अभ्यास द्वारा सहायता दी जाती है। सहकारी अधिगम में छात्र सूचना का आदान प्रदान करते हैं, यानी एक बात जो एक बच्चा जानता है वो दूसरों को बताता है, दूसरा बच्चा जो सी बात जानता है तो वो अन्य बच्चों को बताता है। इस अधिगम प्रणाली में छात्रों को स्वयं अध्ययन करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। सहकारी अधिगम छात्रों की आपसी समझ की भावना को उत्पन्न करती है। सहकारी अधिगम शैक्षिक सफलता पर बल देता है। छात्र अनेक समूह बनाकर अधिगम करते हैं। शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहकारी अधिगम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सहकारी अधिगम कुछ सिद्धांतों के ऊपर चलता है। सहकारी अधिगम के कुछ सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। फर्स्ट आ जाता है सकारात्मक अंतः निर्भरता, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। विद्यार्थी की सोच प्रतियोगितावादी नहीं होती। यहाँ किसी भी तरह की ईर्ष्या नहीं देखी जाती, क्योंकि यह व्यक्तिगत नहीं बल्कि सहयोग पर आधारित होता है। नेक्स्ट आ जाता है समूह के साथ लगाव, अटैचमेंट विद द ग्रुप। विद्यार्थी लंबे समय तक समूह में रहते हैं। इससे उनकी एक दूसरे के साथ समझ और लगाव बढ़ता है, जिससे वे कार्य को बेहतर ढंग से करने में सक्षम बनते हैं। कार्य करने का आधार, क्राइटेरिया फॉर वर्किंग। सभी विद्यार्थियों को समूह में अपनेपन का एहसास होता है। जब समूह के किसी सदस्य को पुरस्कार मिलता है तो पूरा जो ग्रुप होता है, समूह होता है, वो खुशी का अनुभव करता है। सामाजिक कौशल, सोशल स्किल्स।
समूह इस तरह का कार्य करता है कि सभी सदस्य अपना योगदान देते हैं, जिससे उनका सामाजिक कौशल बढ़ता है। उत्तरदायित्व और जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। समूह में जितने भी सदस्य होते हैं उनका उत्तरदायित्व और जवाबदेही होती है। यानी अगर 10 बच्चे समूह में हैं और उनमें अगर 7-8 बच्चे तो एक्टिव हैं और बाकी बच्चे एक्टिव नहीं है, तो उनको भी एक्टिव बनाने की कोशिश की जाती है और उनकी भी जवाबदेही होती है। नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण, ट्रेनिंग फॉर लीडरशिप। समूह में प्रत्येक सदस्य नेता की भूमिका निभाता है। इसका लक्ष्य उन्हें एक सफल नेता बनाना भी है। प्रोत्साहन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एनकरेजमेंट। समूह के प्रत्येक छात्रों को प्रोत्साहन दिया जाता है। इसमें शिक्षक अपनी महत्वपूर्ण अहम भूमिका निभाता है। समूह का कार्य, परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप। समूह के सदस्य स्वयं अपना कार्य करते हैं, देखते हैं, वह बिना किसी पक्षपात के कार्य करते हैं। अब देखिए, जो सहकारी अधिगम होता है उसके लाभ क्या है। एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग, आत्मविश्वास और स्वाभिमान, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड एस्टीम। जब बच्चे मिलकर कार्य करते हैं उनके अंदर आत्मविश्वास की भावना जागती है और स्वाभिमान उनके अंदर पनपता है, जिससे वे गौरव महसूस करते हैं। सुरक्षा की भावना, जब बच्चे मिलकर कार्य करते हैं तो वो एक दूसरे से सेंस ऑफ सिक्योरिटी उनके अंदर आती है, सुरक्षा की भावना उनके अंदर विकसित होती है। विद्यार्थी केंद्रित, स्टूडेंट सेंटर्ड। अब आप एक बात यहाँ पे जानिए, जब बच्चे मिलकर ग्रुप के अंदर कार्य करते हैं तो वो ग्रुप के अंदर बच्चे मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो जो कार्य है वो कार्य क्या है, विद्यार्थी केंद्रित है, स्टूडेंट सेंटर्ड है। बच्चे ही किसी समस्या का हल निकालने की कोशिश करते हैं। सकारात्मक अभिवृत्ति, जब बच्चे किसी भी फील्ड में किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनके अंदर जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो पनपने लग जाता है, वो किसी भी क्रिया के प्रति सकारात्मक हो जाते हैं। सक्रिय प्रतियोगिता, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। यहाँ पहले भी हमने अभी जिक्र किया था कि उनमें कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं होती, बल्कि वो सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं और उनके अंदर ऐसी प्रतियोगिता होती है जो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, यानी कि उनके अंदर सकारात्मक प्रतियोगिता होती है, ना कि नेगेटिव कि किसी बच्चे को पीछे धकेल के खुद आगे बढ़ा जाए इसके। अच्छे कार्य का संपादन, गुड परफॉर्मेंस। जब समूह के अंदर कार्य किया जाता है तो अच्छा कार्य निकल कर आता है, टाइम पर जो कार्य है वो पूरा हो जाता है। अच्छी सोच, सभी बच्चों की एक दूसरे को देखकर जो गुड थिंकिंग बनती है, अच्छी सोच बनती है, छात्रों की जिम्मेदारी बढ़ती है, स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, कौशल का विकास होता है, स्किल डेवलपमेंट होती है, कक्षा के परिणाम में सुधार, इंप्रूविंग क्लासरूम रिजल्ट्स। देखिए, जब बच्चे, मैंने पहले भी ये भी बताया आपको, मान लो एक कक्षा के अंदर अगर 10 बच्चे हैं, ग्रुप बना रखा है 10-10 बच्चों का, अगर 50 बच्चे हैं तो 5 ग्रुप बना दिए, तो जब वो ग्रुप के अंदर कार्य करते हैं तो उनका जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, उसके अंदर इम्प्रूविंग होती है, इम्प्रूवमेंट आती है, उनके अंदर सुधार आता है, अच्छा मार्गदर्शन मिलता है। लीडरशिप अभी बात की थी तो लीडरशिप आती है, अच्छा मार्गदर्शन मिलता है, गुड गाइडेंस। सहयोग की भावना, सेंस ऑफ कोऑपरेशन आ जाता है, अच्छे संबंध बनते हैं, गुड रिलेशंस। शर्म व हिचक दूर होना, जो लास्ट का बच्चा होता है उसके अंदर से भी जो शर्म है वो निकल जाती है, साइनेस निकल जाती है, हेजिटेशन निकल जाती है। भाषा के अधिगम में सहायता, हेल्प इन लर्निंग लैंग्वेज। अब परिसीमाएं देखिए, लिमिटेशंस क्या है, यानी देखिए, कोई भी मेथड होगा, कोई भी कार्य प्रणाली होगी, कोई भी प्रक्रिया होगी, कोई भी व्यक्ति होगा, उसके अंदर अगर अच्छे गुण मिलते हैं तो कुछ आप ये कह सकते हैं कि उसके अंदर परिसीमाएं भी हो सकती हैं, लिमिटेशंस भी हो सकते हैं, या उसके अंदर अवगुण भी हो सकते हैं, तो कमियां भी हो सकती हैं। तो परिसीमाएं देख लेते हैं। ज्यादा समय, जब ग्रुप के अंदर कार्य किया जाता है तो कई बार क्या होता है कि बहसबाजी हो जाती है और उसमें समय ज्यादा लग जाता है, स्थान की समस्या हो जाती है। मान लो एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम के अंदर आपने 50 बच्चे बिठा रखे हैं, लेकिन अगर आप ग्रुप के अंदर उनको डिवाइड कर देते हैं 5 ग्रुप के, तो बैठाने की जगह तो चाहिए ही, प्रॉब्लम ऑफ स्पेस।
प्रशिक्षण की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ ट्रेनिंग। अब एक टीचर 50 बच्चों को अगर संभाल रहा है तो 5 ग्रुप को संभालने वाले भी होने चाहिए। कुछ छात्रों की प्रभुता, डोमिनेशन बाय सम स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, ज्यादा एक्टिव रहते हैं तो वो पूरे के पूरे ग्रुप को अपनी जागीर समझने लग जाते हैं और वो रोब झाड़ना शुरू कर देते हैं। और जो बच्चे शर्म या हेजिटेशन मतलब महसूस करते हैं, हिचक आती है उनके अंदर, तो वो दब के रह जाते हैं। विषय वस्तु के अनुसार प्रयोग करने की समस्या आ जाती है। समय पर जो टाइम टेबल है उसको फॉलो नहीं कर पाते और जो सिलेबस है समय पर नहीं हो पाता, तो प्रॉब्लम ऑफ यूजिंग अकॉर्डिंग टू कंटेंट। प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। अनुशासन संबंधी समस्याओं का डर रहता है, क्योंकि जब ग्रुप होता है तो ग्रुप के अंदर अनुशासन संबंधी समस्याओं का डर तो रहेगा ही। कोई भी बच्चा शरारत कर देता है तो फियर ऑफ डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम्स। नियंत्रण खोने का भय, ग्रुप अपना नियंत्रण खो सकता है। फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल। पाठ्यक्रम को पूरा करने का भय, एक तरफ पेपर का प्रेशर रहता है, दूसरी तरफ ग्रुप के अंदर मान लो अगर बच्चों को बांट रखा है तो जो कारिकुलम है, जो हमारा सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, वो समय पर पूरा नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट आ जाता है अध्यापकों का काम के प्रति रुचि नहीं होना। अब देखिए ये क्या है कि जब बच्चे को आप ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, काम बच्चे कर रहे हैं, तो अध्यापक के अंदर क्या बात आ जाती है कि उसके कार्य के अंदर उसकी रुचि ना हो, तो टीचर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन वर्क्स। अध्यापकों का मूल्यांकन करने में कठिनाइयाँ होती है, डिफिकल्टी इन इवेलुएटिंग टीचर्स। कि जब अध्यापक मूल्यांकन करने में उनको दिक्कत इसलिए आएगी क्योंकि आपने ग्रुप बना रखे हैं, ग्रुप में अलग अलग, तो अध्यापक हर जगह पे नहीं हो पाता, तो इसलिए भी प्रतिरोध होता है। विकास में बाधा का भय, फियर ऑफ हैम्परिंग डेवलपमेंट। समय की बर्बादी होती है, वेस्टेज ऑफ टाइम। अध्यापकों का बहाना बन जाता है, एक्सक्यूज ऑफ टीचर्स की मैंने तो ये बताया ही नहीं था, तो बच्चे ने खुद किया है, तो इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। और जो आवश्यक तत्व होते हैं, इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स, वो कौन कौन से हैं। सहकारी अधिगम छोटे समूह का अनुदेशनात्मक उपयोग है ताकि वे विद्यार्थी अपने स्वयं का और दूसरों का अधिगम अधिकतम हो जाए। इसके अंतर्गत कक्षा के सदस्यों को छोटे समूह में संगठित कर दिया जाता है। इसके पश्चात ही वे सभी उस कार्य को तब तक करते हैं जब तक समूह के सभी सदस्य उस कार्यों को सफलतापूर्वक समझ नहीं लेते। इसके लिए कुछ आवश्यक तत्व होते हैं जो इस प्रकार हैं। सकारात्मक अंतर्निर्भरता, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंट, यानी सबसे पहले तो यही बात आनी चाहिए कि ग्रुप के अंदर सकारात्मक यानी पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंट हो, या अगर वहां पर कोई हस्तक्षेप होगा तो कहीं ना कहीं आपका जो ग्रुप है वो उस तरीके के काम नहीं कर पाएगा। प्रोत्साहक अंतःक्रिया, इंस्पायरिंग इंटरेक्शन। बच्चों को बार बार प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होती है। अगर आप उनको जितना ज्यादा प्रोत्साहित करेंगे, चाहे आप उनको प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में करें, उनको शाबाशी देकर करें, जैसे भी करें, तो वो प्रोत्साहन मिलेगा तो वो कार्य अच्छा कर पाएंगे। व्यक्तिगत और सामूहिक जवाबदेही, एक एक बच्चे की जवाबदेही होनी चाहिए और उसके बाद ग्रुप की भी जवाबदेही होनी चाहिए। एक एक बच्चे से पूछना चाहिए, और जब एक एक बच्चे से पूछेंगे तो किसी भी बच्चे को ये नहीं लगेगा कि मेरे से पूछा नहीं है, तो वो भी रेडी रहेगा। वांछित अंतर व्यक्तिगत और लघु समूह कौशल शिक्षण, टीचिंग ऑफ रिक्वायर्ड इंटरपर्सनल एंड स्मॉल ग्रुप स्किल्स। तो वांछित जो अंत व्यक्तिगत और लघु समूह कौशल है, शिक्षण है, उसको शिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वो बच्चे ग्रुप के अंदर उस कार्य को अच्छे प्रकार से कर सके। सामूहिक गतिविधि, ग्रुप प्रोसेसिंग, सारी की सारी जो एक्टिविटी होती है वो ग्रुप के अंदर होती है, तो सामूहिक गतिविधि को गति देने के लिए प्रोत्साहित करना जरूरी हो जाता है। उसके बाद आ जाता है निष्कर्ष, कंक्लूजन, क्योंकि मैंने पहले भी बता रखा है कि कोई भी क्वेश्चन अगर हम करते हैं तो उसका निष्कर्ष जरूर होना चाहिए। उपरोक्त परिसीमाओं के अंतर्गत इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि वास्तव में सभी के डर और रोष बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि यह भी एक अधिगम की कार्यविधि है, विचारधारा है और अच्छे परिणामों का योग है। इसलिए अध्यापक शिक्षा संबंधी संस्थाओं को भावी अध्यापकों के मन में इसकी सही कार्यविधि को समझकर शिक्षा दी जानी चाहिए। धन्यवाद। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।